नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैं लखनऊ में हूं और उस पार्क स्मारक के सामने खड़ा हूं जिसे कभी मायावती ने बनवाया था। और इसी लखनऊ में अभी डेरा डाल रखा है असदुद्दीन ओवैसी ने। AIMIM पार्टी के सदर ओवैसी, उनके यूपी आ जाने भर से ही कई पार्टियों का टेंशन बढ़ गया है, खासतौर से उन पार्टियों का जिन्हें लगता है कि मुसलमान उनके अपने हैं और उनका वोट उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आज जो हुआ उससे टेंशन और बढ़ गया है। 5 बार के विधायक रहे और 1 बार के सांसद रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद तो जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन शामिल हो गई हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अतीक अहमद भी शामिल हो गए हैं। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद का रुतबा अब वैसा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। एक दौर था जब उस पूरे इलाके में अतीक अहमद की धमक हुआ करती थी। अब तो कहा यह भी जाने लगा है और चर्चा भी है और इसको लेकर सवाल पूछे भी गए जनाब ओवैसी से कि क्या आजम खान भी आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आजम खान साहब जो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में है, पिछले कई महीनों से जेल में है। तबीयत खराब हुई तो उन्हें मेदांता में भर्ती कर दिया गया। वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री होते थे। उनका कहा अखिलेश यादव ही नहीं टालते थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज अचानक से आजम खान के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाने की चर्चा क्यों होने लगी? और वो आजम खान जिनके और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तो कभी 36 का रिश्ता होता था। याद करिए ना, 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब ओवैसी ने आजम खान के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, दंगों के लिए कसूरवार भी ठहराया था। लेकिन अब वही असदुद्दीन ओवैसी बार बार आजम खान के लिए दुआएं कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी मुश्किलें अल्लाह आसान कर दे। ये बात उन्होंने हैदराबाद में भी कही और जब लखनऊ आए तब भी उन्होंने ये बात कही। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आजम खान और ओवैसी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अब पता नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक दौर था जब आजम खान कहते थे कि उनकी सियासत मुलायम सिंह यादव की सियासत से है, उनकी सियासत नेताजी तक जाकर खत्म हो जाती है। तो क्या ऐसे में आजम खान और ओवैसी का मिलन हो सकता है? ये ओवैसी की रणनीति है। मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपना खेल बनाने के लिए दूसरों का खेल किस तरीके से बिगाड़ने में लगे हैं, उसकी झलक उन्होंने आज दिखाई। साफ साफ अपने इरादे और अपनी मंशा साफ कर दिए उन्होंने साफ कहा कि अब तक मुसलमानों को यहाँ लोग गुलाम समझते थे। जब वो ये बात कह रहे थे तो किसके लिए? वो अखिलेश यादव और मायावती के लिए कह रहे थे। अखिलेश यादव का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया, कहा MY समीकरण के आधार पर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने इतने सालों से राजनीति की सत्ता में रहे, लेकिन सिर्फ 11% Y यानी यादव, 19% M यानी मुसलमानों पर राज करते रहे। सत्ता में हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं मिली। इसीलिए ये वक्त आ गया है और ओवैसी इसीलिए यूपी के चुनाव में आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी दिला सके। अब हम किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं अब हमारे राजा बनने का वक्त आ गया। हालांकि लड़ेंगे 100 विधानसभा सीटों पर ही, लेकिन कह रहे हैं कि वो राजा बनेंगे। राजा बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं उनकी रणनीति क्या है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया है। पूरी राजनीति के जो ककहरे होते हैं ना, सब कुछ बदल गया। राजनीति का खांचा जो पुराना था ना, पॉलिटिक्स का, वोट पाने का, सब कुछ टूट गया। नई तरीके से राजनीतिक बिसात बिछा दी है मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने। एक दौर में मुस्लिमों को एक साथ करने के लिए एक तरीके की पॉलिटिक्स होती थी। अब वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है सॉफ्ट हिंदुत्व की, यानी हम मुसलमानों का जिक्र न करें, हम हिंदुओं की और हिंदुओं के हितों की बात करें। और ये करके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता बनाए रखी। आप देखिए, बंगाल में चंडी पाठ करते करते ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता में पकड़ बनाए रखी, उनकी सत्ता बनाए रखी ममता बनर्जी ने। ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी में तो एक अंटोनी रिपोर्ट जो थी जिसमें कांग्रेस के हार की वजह का पता किया गया, तो कहा गया कि हम
जो हैं मुस्लिम अपीजमेंट के चलते हम इस तरीके से हमारी हार होती जा रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी को गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनेऊ से लेकर गोत्र तक की बात आ गई। यूपी आते आते प्रियंका गांधी कुंभ जाने लगती है, विंध्यवासिनी मंदिर जाने लगती है। अब हो क्या गया है, यूपी का चुनाव बड़ा चुनाव है। मैं जिस लखनऊ में हूं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसीलिए सब लखनऊ में अपनी धमक और चमक और ताकत बनाए रखना चाहते हैं। अब यहां क्या हो गया है, सब लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, यानी जिसको मिलना होगा मुसलमानों का वोट तो मिल ही जाएगा। अब देखिए ना, बीएसपी के आज प्रबुद्ध सम्मेलन में, बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या हुआ, वहां हर हर महादेव, जय सिया राम, ये सारे नारे लग रहे थे, पंडित शंख बजा रहे थे। समाजवादी पार्टी में भी देखिए तो वो भी एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। कांग्रेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। असदुद्दीन ओवैसी को यह लगता है कि इस बात से जो मुस्लिम नेता हैं इन पार्टियों में, उनके मन में अब एक तरीके से लग रहा है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। और ऐसे नाम और चेहरों पर असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं। अतीक अहमद और उनका परिवार आ गया, कल को हो सकता है समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का कोई और मुस्लिम नेता आ जाए। मुझे ये बताया गया है कि ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट असदुद्दीन ओवैसी के पास है और ओवैसी चाहते हैं कि ये सब उनके साथ आएं और जिन विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है, मुस्लिम वोटर जहां जीत हार तय करते हैं, वहां ऐसे नेता अगर आ जाते हैं जिनके पास अपने भी कुछ वोट हैं, तो फिर कहानी पलट सकती है। आपने बिहार में एक झलक देख लिया है कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। अब वो यही करिश्मा यूपी में करना चाहते हैं। अगर यूपी में कामयाब रहे तो ओवैसी यहाँ की राजनीति की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, और जिस पर वो काम कर रहे हैं। और इस वजह से तमाम पार्टियों में एक तरीके से कह सकते हैं खलबली सी मच गई है। जिन लोगों को ये लगता था कि मुसलमान उनके हैं, मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता रहा है, तो ओवैसी बहुतों का खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं।